We will start with the enzyme linked receptors. तो सबसे पहले एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में जो आपका रिसेप्टर आता है वो है टायरोसिन काइनेस। वो क्या है? टायरोसिन काइनेस। फटाफट इसको ड्रॉ अपने साथ साथ करते रहिए आप, है ना। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, क्या करें, कल क्लास नहीं ले पाया मैं आपकी। टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर, receptor TKR. This is TKR. ये कहाँ पे काम करता है, इसके लिए कौन कौन से होते हैं? आपने नाम सुना इंसुलिन का? इंसुलिन भी इस पे एक्ट करता है। इंसुलिन को एक्ट करने के लिए कौन सा रिसेप्टर चाहिए होता है? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? टायरोसिन काइनेज के ऊपर यहाँ छोटे छोटे से आपके फॉस्फोरस ऐड होते हैं। और उससे पहले यहाँ पे टायरोसिन आपका अटैच रहता है। टायरोसिन, ठीक है। This tyrosine is phosphorylized and it is called autophosphorylation. Autophosphorylation. Then it will get bind, this phosphorus got bind with SH2. And it activate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये कभी पढ़ा है आपने? टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पढ़े पहले कभी? मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, बेटा क्लास में सो रहे हो क्या? यस सर। ये पढ़े हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पढ़े हैं? इसके अंदर ये जो है मैंने इसके अंदर कुछ बनाया है SOS, इसका नाम बता दो कोई मुझे, क्या नाम हो सकता है इसका? SOS पता नहीं सर। सन ऑफ 7 प्रोटीन। क्या सर? सन ऑफ 7 प्रोटीन। सन ऑफ 7 प्रोटीन। सन ऑफ 7 प्रोटीन, ओके। SOS, ये इसे एक्टिवेट करता है। और कितना समझ में आया हाउ इट गॉट एक्टिवेटेड? अब इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। सर एक बार वो बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, और जो हम आज इसको पढ़ रहे हैं वो है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में सबसे पहला
हमने स्टार्ट किया TKR यानी कि टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। टायरोसिन एक क्या होता है आपका अमीनो एसिड होता है, ठीक। ये टायरोसिन यस सर। आपके जो है क्या कहते हैं रिसेप्टर में यहाँ पे इसके अंदर बाइंड रहता है, यहाँ पे टायरोसिन रहता है, टायरोसिन अटैच रहते हैं। ये टायरोसिन गॉट ऑटो फोस्फोरिलेशन, इसकी ऑटोमेटिकली अपने आप ही फोस्फोरिलेशन होती है, ठीक है। यहाँ जो है इसके अंदर फॉस्फोरस अटैच हो जाता है और ये फॉस्फोरस एक नया बाइंडिंग करता है और यहाँ जो बॉन्ड बनाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड H2। और ये जो आपका न्यू बाइंडिंग डोमेन है ये एक्टिवेट करता है SOS को, और SOS का नाम है सन ऑफ सेवन प्रोटीन। एंड दिस SOS will activate this SOS activate इसका नाम है रास प्रोटीन, रास प्रोटीन। दिस एक्टिवेट दिस। रास का नाम सुना है, रास RAS, रास प्रोटीन। एंड दिस रास प्रोटीन गॉट फॉस्फोरिलेटेड। अब यहाँ पे एक GTP होता है लेकिन वो GTP अटैच हो जाता है यानी कि एनर्जी मिल जाती है। एंड दिस रास प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू इट एक्टिवेट RAF PK RAF PK RAF phosphokinase, and this RAF PK will activate MAP kinase, and this MAP kinase will alter or change or start process for what? Gene editing, gene alteration, and other enzyme activity. शॉप पे लिखवा जाओ, मिल जाए, कल आ जाएगी। ठीक है, आप अपना शॉप पे लिखवा दीजिए, वहां से आ जाएगी। नहीं मुझे पता है उसके बारे में, स्पॉन्डिलिन पता है मुझे क्या होती है। हाँ ये बैक्सन कंपनी, ये सेम चीज लिखवा दीजिए ना वहाँ पे शॉप पे आ जाएगी। हाँ अभी नहीं मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। मुझे ना सर्वाइकल की दिक्कत है, किसी ने बताई है लेने के लिए, जैसे ये दर्द रहता है। हाँ वो आप ये आ जाएगी हमारे पास, हम इसको मंगवा देंगे, मिल जाएगी आपको कल। ठीक है, चार्ज से ज्यादा पेन किलर भी दे दोगे तुम या नाम? फिर एलोपैथिक में देनी, किस में देनी है? नहीं एलोपैथिक खा नहीं पाते ना, तो दर्द हो जाता है। होम्योपैथी में फिर जब हम तो यहाँ जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ट्रीटमेंट होगा आपका। अच्छा हाँ पूरे प्रोसेस। हाँ प्रोसेस से, ऐसे हम लोग एडवाइस नहीं करते। MAP kinase will alter gene editing, gene alteration, enzyme activity,
बिकॉज काइनेज जहाँ पे लगता है वहां पे क्या होता है, फोस्फोरिलेशन होती है, और फोस्फोरिलेशन जहाँ पे होती है वहां पे क्या होता है, एनर्जी आ जाती है। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। सर ये कहाँ होते हैं चैप्टर? इंसुलिन का नाम सुना है आपने? इंसुलिन? हाँ, इंसुलिन एक्ट यस सर। इसी रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है। अच्छा हाँ, टोटल फैमिली को भी ओके। एक रिसेप्टर और होता है आपका TKAR रिसेप्टर। This is called TKAR. Okay. And this is TKAR receptors. Have you read about Jagstad pathway? नाम सुना है जैकिस्टेड का? Yes, sir. सुना है. ठीक है। These are tyrosine, and it got phosphorylated. Oh, come on. Got phosphorylated. Okay. And
It is stat. It is stat. स्टैट की फुल फॉर्म लिखो बेटा, STAT, सिग्नल, S for signal, T for transducer, A for activator, and T for transcription. हो गया, देख रहे सबने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एंड जैक की फुल फॉर्म क्या होती है? जैक जानू काइनेस, जानूस काइनेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जैक। और ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, देखा आपने? शायद ध्यान नहीं दिया, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही एक्टिवेट होता है ये दोनों अलग हो जाते हैं और ये यहाँ पे आ जाता है आपका, जैक अलग हो जाता है, स्टेट अलग हो जाता है, और स्टेट दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। इस तरह का एक इमेज बनती है, देखो आप, इसकी इसमें बॉन्डिंग होती है पूरी बकायदा, स्टेट स्टेट, और ये जाते हैं और ये न्यूक्लियस में जाके डीएनए को सेम ऑल्ट्रेशन, जीन ऑल्ट्रेशन, एंजाइम एक्टिवेशन, एमआरएन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, मतलब जो भी जीन वाले काम है उसे एक्टिवेट, मतलब जीन को एक्टिवेट करते हैं, हमारे सेल में काम करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर फिर जैक सेपरेट होकर क्या काम करता है? जैक सेपरेट होकर कुछ नहीं करता, अब बस अलग हो जाता है एक्टिवेट होने के बाद। ये सिर्फ एक्टिवेशन के लिए है, ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, ये दिस इज जैक, ये अलग। Okay, sir. ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक। अब सबसे पहले हमने पढ़ा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, उसमें क्या था, जैसे वो एक्टिवेट होता है तो एक आपका डबल बॉन्डिंग को एक्टिवेट करता है, SS2P डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, और वो एक्टिवेट करता है SOS को, सन ऑफ 7 प्रोटीन, एंड दैट विल एक्टिवेट RAS will activate RAF will activate MAP kinase, and MAP kinase will do जीन अल्ट्रेशन करेगा सर, जीन एडिटिंग करेगा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी करेगा। एक और आपका होता है टायरोसिन फोस्फेटेज रिसेप्टर, टायरोसिन फोस्फेटेज रिसेप्टर। सर ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, TKAR की? TKARP थोड़ी सी बड़ी, मैंने भी कहीं लिखी हुई है।
दिमाग से लिख भाई। लिखो टायरोसिन काइनेस एक्टिवेटर रिसेप्टर। टायरोसिन काइनेस एक्टिवेटर रिसेप्टर। इतना समझ में आया सबके? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ये आपके बेसिक रिसेप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आपके ओके सर। बेसिक रिसेप्टर कंप्लीट हो गए। ओके इसके अलावा अगर कोई और रिसेप्टर समझ में आ रहा है तो मुझे मुझे बताओ, मैं फिर उससे कंप्लीट कराऊं। इसके अलावा कोई और रिसेप्टर पढ़ा है आपने? इसके अलावा कोई और रिसेप्टर पढ़ा है आपने? नो सर। नो सर। ठीक है। इसको रिवाइज कर लीजिए जरा 2 मिनट। सर टायरोसिन फॉस्फेटेस की भी फंक्शनिंग वैसी है जैसे टीकेआर की है। टायरोसिन फॉस्फेटेस फॉस्फेटेस रिसेप्टर। यस सर। सिंपल है। वो टायरोसिन जो है क्या कहते हैं, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होती है, और जैसी फॉस्फोराइलेशन होती है वो डायरेक्टली एक्टिवेट करना स्टार्ट करता है, जीन जीन एडिटिंग स्टार्ट कर देता है। ओके सर। तो रिसेप्टर हमने कंप्लीट किए हैं अभी। वापस से हम अपनी बुक पे आ जाते हैं।
एंजाइमेटिक रिसेप्टर होते हैं प्रोलैक्टिन, इंसुलिन और ये ग्रोथ हार्मोन की इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स साइटोसोलिक और इंट्रान्यूक्लियर। साइटोसोलिक जो कि सेल पे होते हैं, इंट्रान्यूक्लियर जो कि न्यूक्लियस के अंदर। ये तो क्लियर हो गया आपका ना, इंट्रासेलुलर सब ये सब। इससे ऊपर रिसेप्टर नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे भी। फिर भी कोई रिसेप्टर अगर समझ में आ जाए तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? ओके सर। Dose response curve. It is a graph between the dose of a drug administered on x-axis and the effect produced by the drug on y-axis. It consists of two components: dose plasma concentration curve and plasma concentration response curve. इसको आप DRC बोलते, इसमें कहीं DRC बना रखा है इन्होंने। The plasma, as plasma concentration in more closely related to the response, the graph between the plasma concentration and the graph response is usually called DRC. Two type of DRC है, एक तो है क्वांटल, एक है ग्रेडेड, ठीक है? क्वांटल DRC, क्वांटल DRC में क्या होता है? या तो रिस्पॉन्स मिलेगा या फिर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है? ग्रेड मतलब ग्रेड यानी कि पॉइंट में भी आपको उसके अंदर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है क्वांटल में कि या तो रिस्पॉन्स मिलेगा या फिर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल है एंटीमेटिक, या तो उल्टी बंद होगी या उल्टी बंद नहीं होगी, ठीक? The y-axis response axis shows the number of the person responding and x-axis shows plasma concentration. ये आपका इफेक्टिव डोज और लीथल डोज मतलब ED50 और LD50। ED50 क्या होता है? It is the dose that will produce the half of the maximum response. मतलब अगर हमने 100 की पॉपुलेशन ली है तो 50 में रेस्पॉन्स देखा जाए। मोर इज ED50, लोअर इज द पोटेंसी। जितनी ज्यादा ED50 होगी उतनी ही कम पोटेंसी होगी। और ये लीथल डोज क्या होती है? इट इज द डोज दैट विल रिजल्ट इन डेथ। मतलब अगर आपने 100 एनिमल लिए हैं, उसमें से 50 मर गए, तो वो क्या है? वो उसकी लीथल डोज होगी। और ये LD50 जितनी ज्यादा होगी उतनी सेफर ड्रग होगी। फिर हम पढ़ेंगे थेराप्यूटिक इंडेक्स। इट इज अ मेजर of the safety of a drug. It is calculated as the ratio of LD50 to ED50. Drugs having high therapeutic index are safer. ये तो आई थिंक समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा सारा। एक ये आपका इसके अंदर बनाया गया ग्रेडेड DRC, A और B then the response can be graded। जैसे BP है, BP ग्रेड में बढ़ सकता है। दो ड्रग हैं A और B। यहाँ पे क्या है? लो कंसंट्रेशन ले लिया X पे, Y पे क्या ले लिया? रेस्पॉन्स ले लिया। अब इसमें क्या चीज हम लोग देखेंगे? DRC is usually hyperbola in shape as curved lines
कैन नॉट गिव गुड मैथमेटिकल कंपेरिजंस। इस वजह से इन्होंने इसको लॉग में ले लिया, जो कि इसका क्या है सिग्मोइड कर्व दिखाते हैं, यानी कि एस शेप में दिखाते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल। ये जो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई पोटेंसी, एफिकेसी और ये सब क्या होता है, इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना। पोटेंसी क्या है? एक अमाउंट ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस द रेस्पॉन्स। अब डीआरसी में जो हम लोग ऊपर देख रहे थे, मोर ए ड्रग इज ऑन लेफ्ट साइड, उसकी उतनी ही ज्यादा पोटेंसी होगी, हायर। ठीक है, और जितना वो लेफ्ट साइड में रहेगा उतनी ही उसकी लोअर पोटेंसी रहेगी। फिगर नंबर 2.6। इसमें 2.6 कहाँ गया? फिगर 2.6 है कहाँ? पागल ना रहा। वन 1.10 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो फार्माकोजेनेटिक कंडीशंस क्या होती हैं। इंपोर्टेंट ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड बाय द एसिटाइलेशन इंक्लूड शिप। शिप को याद करो भैया, एग्जाम में आता रहता है। SHIP सल्फोनामाइड्स, हाइड्रोलाइजिन, आइसोनियाजिड, प्रोकेनामाइड। Some individuals are slow acetylators and some are fast acetylators. The drugs metabolized by this route may be ineffective in fast acetylators and may show toxicity in slow acetylators. ये हमको जेनेटिक रूप से देखने को मिलता है कि कोई कोई इंसान अलग तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये आप याद रखेंगे शिप, और ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसको नोट करो आप। All ship drugs can also cause lupus erythematosus. Other drugs metabolized by acetylation include acebutolol, amantadine, benzocaine, clonazepam, nitrazepam, benzene. इनके अलावा जो जो ड्रग आती है जो ऐसे जिनका एसिटाइलेशन होता है उनका नाम भी याद कर दो। मेनली शिप भी पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, G6PD डेफिशिएंसी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेंट ड्रग्स में प्रोड्यूस हेमोलाइसिस इन द पेशेंट विद डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम। क्यों? क्योंकि यही उसको डिग्रेड करता है। प्रीमाक्यून हो गया, क्लोरोक्यून हो गया, नाइट्रोफ्रुंटोन हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, आइसोनियाजिड है, क्यूनिन है। ठीक है,
अब इसमें आता है न्यू ड्रग डेवलपमेंट। ये पढ़ाया था किसी ने, कैसे ड्रग डेवलप होती है? सबसे पहले तो ड्रग के मॉडल को पहले कंप्यूटर के ऊपर बनाया जाता है। इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, उसमें ड्रग की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। फिर जब वो उसमें स्टेबल शो हो जाती है सॉफ्टवेयर में, देन फिर उसके लिए सिंथेसिस की जाती है उसकी लैब में। जब वो सिंथेसिस हो जाता है फिर उस पे होती है उसके अंदर इसके है ना आपकी जो क्या कहते हैं क्लिनिकल स्टडी होती है, प्री क्लिनिकल, यानी कि एनिमल्स पे, एनिमल के ऊपर टेस्ट की जाती है ड्रग, और उसमें भी अलग अलग ट्रायल्स होते हैं हमारे पास। फिर जब वो एनिमल पे उसके रिजल्ट हमें मिल जाते हैं, उसके अंदर टॉक्सिकोलॉजी और क्या नाम डायनामिक है, काइनेटिक है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, सब डाटा हमारे पास मिल जाता है। फिर हम लोग उसको उसके लिए क्या कहते हैं एक इजाजत मांगते हैं कि हाँ भी मैं इनको इंसानों पे करना चाहता हूँ इसके अंदर ट्रायल्स। ठीक है, ये जो चार्ट है बहुत बढ़िया चार्ट है, एक बार देख लें आप। फर्स्ट इसका जो फेज फर्स्ट है वो ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, इसके अंदर देखी जाती है, जो आपके 20 से लेकर 100 के अंदर होगी। ओपन लेवल है, टू नो मैक्सिमम टॉलरेंस डोज MTD, एंड सेफ्टी कितनी, टॉलरेबिलिटी कितनी है। सेकेंड है थेराप्यूटिक, देखी जाएगी उसके अंदर, इसमें भी 100 से 150 आपको मतलब हम जो है पेशेंट ले सकते हैं। सिंगल ब्लाइंड टेस्ट होता है ये, आपको उसमें देखने को मिलेगा क्या कहते हैं स्टैट्स के अंदर ओपन लेवल क्या होता है, सिंगल ब्लाइंड क्या होता है,